Good morning students and my dear friends, today is 10th of October 2023 Tuesday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज सेल्फ बिलीव एंड हार्ड वर्क विल ऑलवेज अर्न यू सक्सेस। और आज के मिंट पेपर की ये 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की 19 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस है और आज के डिस्कशन में हम 16 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। इन्वेस्टर्स फ्ली शेयर्स ऑन वाइडनिंग वॉर fear. A large amount of investors have offloaded their shares on Monday. मंडे को हमें बहुत ज़्यादा ऑफलोडिंग हमें शेयर मार्केट में देखने को मिली और उसका रीज़न पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ इकोनॉमिक फॉल आउट। क्यों इकोनॉमिक फॉल आउट होगा? क्योंकि जिस तरीके से इजराइल और हमास में जो कन्फ्लिक्ट है वो इमर्ज हो रहा है, उसकी वजह से इन्वेस्टर सेंटीमेंट्स जो है वो पेसिमिस्ट हुआ है और उसका इम्पैक्ट हमें शेयर मार्केट पर देखने को मिल रहा है। तो इस इजराइल और हमास वॉर की वजह से ऑयल और गैस के प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गए और ऐसा एप्रीहेंशन किया जा रहा है कि कन्फ्लिक्ट जो है वो फ़िलहाल के लिए अभी और ज़्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन तक कंटिन्यू रहेगा और हो सकता है इसका वाइडर स्प्रेड हमें वेस्ट एशियन रीजन पर देखने को मिले। इट मीन्स अदर कंट्रीज़ भी इस पर्टिकुलर कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इन सारे स्पेकुलेशन की वजह से इन्वेस्टर्स में एक पैसिमिज्म स्प्रेड हुआ और उसी पैसिमिज्म की वजह से हमें बहुत ज़्यादा शेयर्स में ऑफलोडिंग देखने को मिली और ये जो सेलिंग प्रेशर है इसकी वजह से जो VIX वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करी और अपने 10 महीनों के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई है। एंड दिस पर्टिकुलर VIX वोलेटिलिटी इंडेक्स इज एक्चुअली इंडिकेटिंग द नर्वसनेस इन मार्केट ओवर द इम्पैक्ट ऑफ वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन क्रूड ऑयल प्राइसेस, गैस प्राइसेस एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो रिटेल और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, सभी सेगमेंट में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और ऐसा नहीं है कि इंडिया पर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। जितने भी ग्लोबल इंडाइसेस हैं दे आर एक्चुअली गेटिंग इम्पैक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर ग्लोबल इवेंट। और अगर हम इंडिया के बेंचमार्क इंडाइसेस की बात करें तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में ही फॉल देखने को मिला। अप्रॉक्सीमेटली 0.7% का फॉल रहा, जिसमें मिड कैप और स्मॉल कैप जो स्टॉक्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनमें हमें फास्टर पेस से डिक्लाइन या फॉल देखने को मिला। और अगर इंडियन रुपी की बात करें तो इंडियन रुपी में भी 2 पैसे का 2 रुपीज़ का डिक्लाइन या डेप्रिसिएशन देखने को मिला। इंडियन रुपी अपने रिकॉर्ड लो यानी 83.27 पर डॉलर पर क्लोज हुआ। अगर बॉन्ड यील्ड की बात करें तो 10 साल का जो बॉन्ड यील्ड है वो 4 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज होकर के 7.38 तक पहुंच गया है। और हम सभी को पता है 1 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 100th ऑफ अ परसेंटेज पॉइंट, यानी 1% में 10 बेसिस पॉइंट होते हैं, 10 BPS होते हैं। 100 BPS नॉट 10, 1 बेसिस पॉइंट में 1% में 100 BPS होते हैं। तो हमें 4 BPS का डिक्लाइन देखने को मिला। तो लगभग सभी जो इंडाइसेस हैं, इंडिकेटर्स हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो इजराइल और हमास वार हो रहा है उसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी और अदर इमर्जिंग इकोनॉमी पर निगेटिवली पड़ रहा है। और अगर जल्द ही ये वॉर या कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन वाइंड अप नहीं हुई तो प्रॉबेबली ये और जो वेस्ट एशियन रीजन्स हैं उसमें भी स्प्रेड कर सकती है और जिसका सीधा इम्पैक्ट क्रूड ऑयल प्राइस पर मिलेगा। और जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी की डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल इंपोर्ट को लेकर के, डेफिनेटली इट इज निगेटिवली गोइंग टू इम्पैक्ट अवर इकोनॉमी। और इंडिया उसके लिए अब कई सारे ऑप्शंस भी ढूंढ रहा है कि कैसे इस जो शूटिंग ऑयल प्राइसेस हैं इनके कैसे रिकवर किया जाए, इनसे कैसे इंडियन इकोनॉमी को कुशन किया जाए। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट इंडाइसेस, निफ्टी 50, ब्रेंट क्रूड एंड टॉप 5 लूजर्स, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हीरो मोटोकॉर्प, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, महिंद्रा एंड भारत पेट्रोलियम आर द टॉप 5 losers company or the loser stocks. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 that is given on page number 1 of Mint paper. Maruti Suzuki ₹1.25 trillion capex to boost EV SUV play. कल के न्यूज़ में हमने डिस्कस भी किया था मारुति का कैपेक्स प्लान जो कि हमने डिस्कस की थी। मारुति अप्रॉक्सीमेटली 2030 और 31 तक एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट करेगी और वो इन्वेस्टमेंट बेसिकली कैपेसिटी इन्हेंसमेंट के लिए होगा। उसी के कंटेक्स्ट में हम आज की न्यूज़ भी डिस्कस करते हैं। मंडे को मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, जिसको हम MSIL के नाम से भी जानते हैं,
उसने ये डिस्क्लोज किया या ये बोला कि वो अप्रॉक्सीमेटली 1.25 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रॉस्पेक्ट ढूंढ रहे हैं। 2030 और 31 तक ये 1.25 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करना है। अप्रॉक्सीमेटली 10 से 11 नए मॉडल डेवलप करने हैं, जिसमें से 6 इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे और जो प्रोडक्शन है, एनुअल प्रोडक्शन है, वो डबल करना है, यानी 4 मिलियन यूनिट्स। अगर कल की न्यूज़ आपने नहीं सुनी है तो इस न्यूज़ को आप सुन सकते हैं। उसी के एक्सटेंशन में मारुति ने अपना एक्चुअली डिटेल प्लान अनाउंस किया है कि जो भी कैपेक्स होने वाला है, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है, उसमें एनुअल कैपेसिटी इन्हेंसमेंट के अलावा और मारुति सुजुकी क्या क्या डिसीजन लेने। तो बेसिकली जो भी ये इन्वेस्टमेंट है, जो भी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये इलेक्ट्रिक सेगमेंट पे कंपनी ज़्यादा फोकस करके करेगी। तो कई सारे नए व्हीकल सेगमेंट, हाइब्रिड, फ्लेक्स फ्यूल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल के फॉर्मेट में हमें देखने को मिलेंगे। और ऐसा कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि इसकी वजह से कंपनी का जो सेल है वो 15 से 20% तक इंक्रीज होगी 2030 और 31 तक। इसके अलावा कंपनी मारुति सुजुकी इज ऑल्सो प्लानिंग टू बाई आउट इट्स जापानीज पेरेंट सुजुकी मोटर्स कॉर्पोरेशन स्टेक इन सुजुकी मोटर गुजरात। तो गुजरात में जो जापानीज पेरेंट कंपनी सुजुकी मोटर का जो स्टेक है, उसको भी खरीदने की या बाई आउट करने की कोशिश करी जाएगी इन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द 2030 प्लान ऑफ मारुति सुजुकी। और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम देखें तो MSIL इंडिया की लार्जेस्ट कार मेकर कंपनी है, स्पेशली पैसेंजर सेगमेंट में। तो डेफिनेटली उसका प्लान इंडियन इकोनॉमी को, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को और बहुत सारे अदर सेगमेंट को भी इम्पैक्ट करेगा, एंड दैट इज व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस प्लान। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल 3 से लेकर के 7 नंबर तक के आर्टिकल हम पेज नंबर 4 के ही कवर करेंगे। और अगर हम देखें तो पेज नंबर 4 पर आज इजराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके डिटेल इंपैक्ट को स्टडी किया गया है कि इसका इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर कहां कहां और कैसे कैसे पड़ेगा। तो हम जल्दी से सारे आर्टिकल्स कलेक्टिवली डिस्कस कर लेते हैं। पहला आर्टिकल पेज नंबर 4 पर क्या दिया हुआ है, इंडियाज होप ऑफ रिस्पाइट इन ऑयल प्राइस डैश्ड। और अगर आप रेगुलर हैं इस चैनल पे तो आपको पता होगा रिसेंटली ओपेक प्लस कंट्रीज ने और रशिया ने प्रोडक्शन कट का अनाउंस किया था। रशिया जो डिस्काउंट ऑफर कर रहा था इंडिया को, उसमें भी स्लैश डाउन देखने को मिला था। हालांकि सितंबर के मंथ में वो डिस्काउंट रशिया ने फिर से इंक्रीज कर दिया था, लेकिन ऐसा एंटिसिपेट किया जाता है कि प्रोबेबली अब अपकमिंग टाइम में जो रशिया है वो इंडिया को डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल ऑफर नहीं करेगा। और इस सब की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल थे उसके प्राइस शूट अप होना शुरू हो चुके थे, क्योंकि ओपेक प्लस और रशिया ने कलेक्टिवली डिसाइड किया था कि जो प्रोडक्शन कट है वो किया जाएगा। और इसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन कट की वजह से सप्लाई डिस्टर्ब हुई थी और सप्लाई कम होने की वजह से जो शूट अप हो रहे थे क्रूड ऑयल के प्राइसेस, और इसी जो प्राइसेस शूट अप हो रहे थे क्रूड ऑयल के, उसमें इंडिया सर्च कर रहा था कि कई सारे और ऑप्शंस देखे जाएं या मेजर्स लिए जाएं जिससे इंडिया जो है वो अपनी इकोनॉमी को कुशन कर पाए। किस चीज़ से कुशन कर पाए, इंक्रीजिंग और शूटिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस से। लेकिन इंडिया की जो भी होप थी कि इंडिया अदर कंट्रीज से बात करेगा या अपने सप्लाई सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करेगा या डिस्काउंट के लिए नेगोशिएट करेगा, कई सारे जो मेजर्स थे उन सारे मेजर्स पर पानी फिर गया जबकि ये हमास और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट इरप्ट हुआ तब से। तो ऑनगोइंग हमास और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हैज डिस्टर्ब द इंडियाज एफर्ट्स टू गेन फ्रॉम द रीसेंट फॉल इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। क्योंकि जब से अक्टूबर 7 से ये जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, इसके बाद अगर हम पेट्रोलियम के प्राइसेस को देखें तो पेट्रोलियम के प्राइसेस अप्रॉक्सीमेटली $5 पर बैरल तक इंक्रीज हो गए। दिस इज थ्रेटनिंग टू स्टॉक प्राइस एंड इम्पैक्ट द ग्रोथ। और ब्रेंट जो ब्रेंट क्रूड है वो अप्रॉक्सीमेटली 89.8 पर बैरल पर ट्रेड हुआ मंडे को, जो कि 4% ज़्यादा था अपने प्रीवियस पॉइंट से। और इंडिया एंटिसिपेट कर रहा था कि प्रोबेबली आगे आने वाले टाइम में पेट्रोल के प्राइसेस थोड़ा सा डिक्लाइन होंगे, लेकिन डिक्लाइन होने से पहले ही जो ये ग्लोबल इवेंट इरप्ट हुआ है उसका इम्पैक्ट हमें अब इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस के फॉर्मेट में देखने को मिला है। आफ्टर लीडिंग ग्लोबल पेट्रोलियम बेंचमार्क डिक्लाइन टू अराउंड 11% लास्ट वीक, इंडिया वॉज एंटिसिपेटिंग कि अब शायद पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं, पेट्रोलियम के जो प्राइसेस हैं, क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो डिक्रीज होंगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट या उसका बेनिफिट इंडिया को मिलता है उससे पहले ही ये इजराइल और हमास वॉर जो है वो इवेज हो गया। और अगर इससे पहले हम देखें यानी 27 सितंबर से लेकर के अक्टूबर 6 तक का, तो उस ड्यूरेशन में ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइस में हमें कोलैप्स देखने को मिला था, कुछ डिक्लाइन देखने को, अप्रॉक्सीमेटली $12 पर बैरल से डिक्लाइन हुआ था। हालांकि इसका इम्पैक्ट
इंडिया को मिलता उससे पहले ही ये इजराइल और हमास वॉर जो है वो इरप्ट कर गया। हालांकि गवर्नमेंट का भी कहना है कि बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है क्रूड ऑयल के प्राइसेस को लेकर के, गवर्नमेंट इज टेकिंग डिसीजन। लेकिन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अगर ये कन्फ्लिक्ट अदर रीजन में इरप्ट होता है या अदर रीजन में स्प्रेड करता है तो डेफिनेटली जो क्रूड ऑयल के प्राइस हैं वो पुशअप होंगे एंड देयर विल बी द पैनिक अमंग द इकोनॉमीज, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट देयर इकोनॉमिक ग्रोथ। और उसी कंटेक्स्ट में जो हमारे मिनिस्टर हैं, ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, उनका कहना है कि इंडिया क्लोजली सिचुएशन को वॉच कर रहा है इजराइल में, और जिस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइसेस इम्पैक्ट करेंगे उसी हिसाब से गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को मॉडिफाई करेगी, उसी तरीके से एक्शन लेगी। फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। कॉन्फ्लिक्ट हॉल्ट्स पीक इन बाउंड ट्रैवल सीजन फ्रॉम इजराइल। तो ये भी एक एनालिसिस है और ये मानना है कि इजराइल और हमास के बीच में जो एक कन्फ्लिक्ट इरप्ट हुआ है उसकी वजह से पीक ट्रैवल सीजन जो इंडिया में आने वाला है, जिस ड्यूरेशन में इजराइल से इंडिया में जो इनबाउंड टूरिस्ट हैं उनका इनफ्लो बढ़ता है, वो इनबाउंड टूरिज्म इम्पैक्ट करता है। और इनबाउंड टूरिज्म इम्पैक्ट करेगा डेफिनेटली इंडिया की जो एक इनकम है, टूरिज्म से आने वाली इनकम, वो भी इम्पैक्ट करेगी। तो उसी को लेकर के ये एनालिसिस और कहा जा रहा है कि जो पीक ट्रैवल सीजन है वो आने वाला है, लेकिन अब चूंकि कई इजराइल में ये वॉर इरप्ट हो गया जिसकी वजह से कई सारे फ्लाइट कैंसिलेशन देखने को मिल रहे हैं। हालांकि जो बिजनेस ट्रैवल है फ्रॉम इजराइल टू इंडिया वो कंटिन्यू है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो लेजर रिलेटेड जो ट्रैवल्स होते थे, जो रिक्रिएशनल ट्रैवल्स हैं, उसमें हमें डिक्लाइन या उसमें फ्लाइट कैंसिलेशन की सिचुएशन देखने को मिल सकती है विद द एस्केलेशन ऑफ द वॉर इन इजराइल, और उससे इंडिया का जो इनबाउंड टूरिज्म है वो इम्पैक्ट करेगा और डेफिनेटली इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट अवर इनकम एज वेल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एक्सपोर्टर्स रिमेन वेरी ऑफ सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इजराइल और इंडिया का अगर हम ट्रेड बैलेंस से देखें तो मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया जो है वो फेवरेबल ट्रेड बैलेंस में, यानी हमारा सरप्लस की सिचुएशन रहती है। इजराइल के साथ हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, कम इंपोर्ट करते हैं, और इसी को लेकर के जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं वो अब इसमें वरीसम सिचुएशन में, क्योंकि जो ऑन गोइंग कन्फ्लिक्ट है इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में, उसका भले ही इमीडिएट इम्पैक्ट हमें इंडिया पर देखने को ना मिले, बट एक्सपोर्टर्स का ये मानना है कि इसके सीरियस रिपरकशन हो सकते हैं अगर ये सिचुएशन टाइमली वाइंड अप नहीं हुई। और पैंडेमिक के बाद से हमने भी डिस्कस किया था कि 6 गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और अदर वेस्ट एशियन नेशन में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो सिग्निफिकेंटली ग्रो किया है, जिसमें पेट्रोलियम, सीरियल्स, शुगर्स, अपैरल्स, डायमंड्स, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के जो सेगमेंट हैं उसमें एक अच्छी खासी ग्रोथ एक्सपोर्ट में देखने को मिली है। और अब इंडिया जो कि एक्सपोर्ट पे रिकवरी कर रहा था आफ्टर पैंडेमिक, और उसके इमीडिएटली बाद ये जो कन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है इसका इम्पैक्ट इंडिया और इजराइल के एक्सपोर्ट पर देखने को मिलेगा, और उसी को लेकर के एक्सपोर्टर्स जो हैं वो इस समय बहुत ज़्यादा वरीसम सिचुएशन में। एंड दिस इज द एक्सपोर्ट डेटा इन टर्म्स ऑफ डॉलर बिलियन वैल्यू। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। जीसीसी नेशन से कितना हमारा एक्सपोर्ट है और अदर वेस्ट एशियन नेशन से कितना है, एंड दिस इज द इंपोर्ट डेटा। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम फेवरेबल या पॉजिटिव या सरप्लस की सिचुएशन में हैं, और अगर ये इम्पैक्ट करेगा तो डेफिनेटली हमारा एक्सपोर्ट जो है कहीं ना कहीं डिक्लाइन करेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप जो कि इजराइल और हमास के कन्फ्लिक्ट से ही रिलेटेड है। राइजिंग एनर्जी कॉस्ट टू वे ऑन इंडियन आईएनसी। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि गैस और क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज होंगे अगर इजराइल और हमास के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है ये टाइमली रिजॉल्व नहीं होता है। अब इससे क्या होगा, डेफिनेटली इससे हमारे क्रूड ऑयल प्राइसेस, जो हमारे इकोनॉमी में जो क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम है, डीजल है, गैस है, एविएशन टर्बाइन फ्यूल है, इन सब की कॉस्ट, इन सब का प्राइस इंक्रीज होगा। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे जो हमारी इंडियन कंपनीज हैं जो ऑपरेट कर रही हैं उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेगी, उनका वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल जो होता है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, जो गुड सप्लाई होते हैं उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की कॉस्ट बढ़ जाएगी, बहुत सारा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो इंडियन कंपनीज हैं उनका प्रॉफिट मार्जिन इम्पैक्ट करेगा। और उसी को लेकर के, उसी स्टॉर्मी टाइम को लेकर के जो इंडियन कंपनीज हैं दे आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग देमसेल्फ बिफोर राइजिंग एनर्जी कॉस्ट, कि एनर्जी कॉस्ट इतना सिग्निफिकेंटली बढ़े उससे पहले जो इंडियन कंपनीज हैं दे आर टेकिंग द मेजर्स टू
मेंटेन देयर प्रॉफिट एंड रेवेन्यू ग्रोथ। इसके अलावा कई सारी इंडियन कंपनीज या क्रूड ऑयल कंपनीज पर भी और इसराइल में कुछ इन्वेस्टमेंट भी है जिसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा, या वेस्ट एशियन कंट्रीज में जो इन्वेस्टमेंट है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन सारे इम्पैक्ट को अब कंपनीज एनालाइज कर रहे हैं कि किस तरीके से क्रूड ऑयल प्राइसेस, गैस के प्राइसेस, एनर्जी के प्राइसेस इंक्रीज होने का इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या क्या मेजर लिए जा सकते हैं इन सारे इम्पैक्ट के निगेटिव इफेक्ट को कुशन अप करने के लिए। तो आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 8 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। LIC मार्केट शेयर ड्रॉप्स टू 59% फ्रॉम 68.7 इन अ ईयर। तो LIC का मंथली न्यू बिजनेस प्रीमियम में जो शेयर है वो डिक्लाइन कर गया है 58.5% तक, जो कि पिछले साल अप्रॉक्सीमेटली 68.7 था। तो सितंबर 2022 में जो LIC का न्यू बिजनेस प्रीमियम में जो शेयर था लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में, स्पेशली लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की बात हो रही है यहाँ पर, वो 68.7 था, जो कि 23 में आकर के सितंबर 2023 में 58.8 रह गया है। अप्रॉक्सीमेटली 975 बेसिस पॉइंट का हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। रीजन भी आई, अगर डिक्लाइन हुआ है तो क्यों डिक्लाइन हुआ है, तो ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है बिकॉज ऑफ द शॉर्ट कमिंग्स इन द प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन साइड ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में और कुछ प्रोडक्ट्स में शॉर्ट कमिंग की वजह से जो इंडिविजुअल्स कस्टमर्स हैं, जो नए कस्टमर्स हैं, वो अब LIC के प्रोडक्ट्स को प्रेफर नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हमें LIC के शेयर में देखने को मिला है, जिसकी वजह से जो LIC का न्यू बिजनेस प्रीमियम शेयर है वो डिक्लाइन हुआ है। अकॉर्डिंग टू मंथली बिजनेस डेटा रिलीज्ड फॉर सितंबर 2023 बाय लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल, न्यू बिजनेस प्रीमियम ऑफ LIC up to September 2023 stood approximately 92,462.62 crore as compared to 1.2 trillion last year। तो लास्ट ईयर ये जो नया बिजनेस प्रीमियम, यानी जो नए कस्टमर्स होते हैं जो नई पॉलिसी ऑप्ट करते हैं, उसमें जो फर्स्ट प्रीमियम देते हैं उसको हम NBP के नाम से जानते हैं। तो लास्ट ईयर ये जो NBP था ये 1.25 ट्रिलियन था, जो कि रिड्यूस होकर के 92,462.62 तक पहुंच गया है। और ये लोअर सेल जो हमें प्रोडक्ट्स में देखने को मिल रही है, सर्विसेज में देखने को मिल रही है LIC की, दिस इज बिकॉज लैक ऑफ द कॉम्पिटेटिव नॉट पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स। और जिस तरह से मार्केट चेंज हो रही है इंश्योरेंस सेगमेंट की, उसमें प्राइसिंग, प्रोडक्ट फीचर्स को लेकर के भी LIC ने कोई बहुत अपीलिंग चेंजेस नहीं किए हैं, और इसकी वजह से नाउ कस्टमर्स और कंज्यूमर्स आर नॉट प्रेफरिंग द LIC प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, और इसकी वजह से ही ये डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। दिस इज ऑल अबाउट स्लाइडिंग शेयर ऑफ LIC, स्पेशली इन केस ऑफ न्यू बिजनेस प्रीमियम। तो SBI लाइफ इंश्योरेंस, HDFC, ICICI, बजाज, मैक्स, इन सब में कितना इंक्रीज देखने को मिला हम देख सकते हैं, सभी में लगभग इंक्रीज है। तो प्राइवेट जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा प्रेफर किए जा रहे हैं, मे बी बिकॉज ऑफ सर्टन डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड एफिशिएंसीज, लेकिन ओवरऑल हमें LIC के शेयर में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अब इसके साथ ही एक और न्यूज़ है, वो भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, फाइनेंस से ही रिलेटेड है, पेज नंबर 6 पर ही दी हुई है। लिक्विडिटी बैक टू सरप्लस आफ्टर 3 वीक्स। तो ICRR के बाद जो लास्ट MPC की मीटिंग में इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो और RBI ने अनाउंस किया था, उसके बाद से हमें लिक्विडिटी क्राइसिस की सिचुएशन देखने को मिली थी मार्केट में, या स्पेशली बैंकिंग सेगमेंट में। लेकिन अगर बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी की अब बात करें तो फाइनली 3 हफ्ते बाद जो बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी है वो बाउंस बैक कर गई है सरप्लस मोड में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा के अकॉर्डिंग नाउ बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी हैज बाउंस्ड बैक टू द सरप्लस सिचुएशन फ्रॉम डेफिसिट। पहले डेफिसिट की सिचुएशन थी, लेकिन अब फिलहाल के लिए 3 हफ्ते बाद अब फिर से सरप्लस सिचुएशन देखने को मिल रही है। रीजन बिहाइंड ड्यू टू इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो इंक्रीज हुई है, और उसी स्पेंडिंग में इंक्रीज होने की वजह से जो लिक्विडिटी सिचुएशन है वो अब इंक्रीज हो रही है। As liquidity improved, bond market participation expected the RBI to announce the OMO. Let us see कब तक ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो RBI अनाउंस करती है ऑफ बॉन्ड सेल्स टू सक आउट द एक्सेस लिक्विडिटी, क्योंकि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में फिलहाल जब हम ऑलरेडी इन्फ्लेशन इंक्रीज होने का वेट कर रहे हैं, किस लिए इन्फ्लेशन इंक्रीज होगी,
बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस। क्रूड ऑयल प्राइसेस क्यों इंक्रीज होंगे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस ड्यूरेशन में, इस इन्फ्लेशन के फियर की सिचुएशन में आरबीआई एक्सेस लिक्विडिटी नहीं टॉलरेट करेगी, क्योंकि एक्सेस लिक्विडिटी मार्केट में मीन्स एक्सेस डिमांड, डिमांड मीन्स मोर इन्फ्लेशन। तो डेफिनेटली बहुत जल्द ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओपन मार्केट ऑपरेशन अनाउंस कर सकती है एज पर द बॉन्ड मार्केट पार्टिसिपेंट्स। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। ग्लोबल डील फॉर 15% मिन टैक्स ऑन एमएनसी ऑन unveil. The global tax system is on brink of overall in terms of right of taxation. तो मोरक्कन में स्पेशल सेशन जो है वो शेड्यूल किया गया है, और इस स्पेशल सेशन में जो इंडिया है वो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स पॉलिसी को लेकर के कुछ नई स्ट्रैटेजीज, नए नॉर्म्स को प्रोपोगेट कर सकती है, ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है। एंड द टॉक कम एट अ क्रिटिकल टाइम एज इंडिया अलॉन्ग विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज इज एक्टिवली नेगोशिएटिंग ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम इफेक्टिव टैक्स of 15% on multinational wherever they have the market presence। हालांकि ये बहुत पुराना इशू है, पिछले 2-3 सालों से इंडिया इस इशू को परस्यू कर रहा है कि मिनिमम इफेक्टिव टैक्स एमएनसी पर लगाया जाए इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रेजेंस in market share। And on the implementation front, in fourth and final meeting of its G20 allies, India is anticipating to discuss this procedural aspect of Pillar 2 और Pillar 2 of proposed global tax deal। तो जो ग्लोबल टैक्स डील प्रपोज करी गई उसमें जो Pillar 2 है उसके तहत इंडिया जो है मिनिमम इफेक्टिव टैक्स ऑफ 15% को अनवेल कर सकती है। हालांकि कितना अदर मेंबर कंट्रीज एग्री करेंगे ये फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम में देखा जाएगा। अगर पिलर 1 की बात करें तो पिलर 1 वाज ऑल अबाउट रीएलोकेशन ऑफ पोर्शन ऑफ नॉन रूटीन प्रॉफिट टू मार्केट जुरिडिक्शन वेयर दे ऑपरेट। पिलर 2 है मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स और सब्जेक्ट टू टैक्स ड्यूटी। तो 15% के लिए इंडिया बेटिंग कर रहा है, और अगर ये पिलर 2 के जो बहुत जल्द ही फाइनलाइज हो जाएंगे नॉर्म्स तो जनवरी 2024 से मल्टीनेशनल कंपनीज को ये जितने भी नए नॉर्म्स हैं पिलर 2 के ये फॉलो करने पड़ेंगे, ऐसे सारे मेंबर कंट्रीज में जो उस ग्लोबल डील का पार्ट है। तो फाइनली मीटिंग होने वाली है, इंडिया 15% टैक्स के लिए बैटिंग करेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। मार्केट स्लम, ऑयल प्राइसेस राइज ऑन वेस्ट एशिया टर्मोइल। ये न्यूज़ हम ऑलरेडी मिनट में कवर कर चुके हैं, जहाँ पर हमने डिस्कस किया है इजराइल और हमास के वॉर की वजह से जो इंडियन मार्केट है वो स्लम कर रहा है। निफ्टी 50 में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बॉन्ड है उसका भी यील्ड इंक्रीज हो रहा है, इंडियन रुपी डिक्लाइन हो रहा है। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी मिनट में कवर कर चुके हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। नेट फॉरेन एक्सचेंज क्राइटेरिया में रिटर्न। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड जो बिल आने वाला था, जिसको हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं, अगर आप रेगुलर तो आपको पता होगा, देश बिल। देश बिल स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस एंड सर्विसेज हब, जिसमें SEZ का जो एक्ट है उसको रिप्लेस करके नया देश बिल लाया जाएगा। और कहा जाता है कि देश बिल जो है वो मोर कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को बहुत ज़्यादा और प्रायोरिटी टैक्स इंटेंसिव और कई सारे और बेनिफिट्स ऑफर किए जाएंगे। हालांकि इस देश बिल को लेकर के मिनिस्ट्रीज के बीच में बहुत कन्फ्लिक्ट भी रहा था। हमने डिस्कस भी किया था कि कॉमर्स डिपार्टमेंट और या कॉमर्स में मिनिस्ट्री और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। लेकिन फाइनली जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है इज ऑल सेट टू मेक चेंजेस इन सम ऑफ द अर्लियर प्रपोज्ड देश बिल विच हैव बीन मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक इन द पैसेज ऑफ दिस देश बिल, क्योंकि दोनों ही मिनिस्ट्रीज के बीच में जो कन्फ्लिक्ट था उसकी वजह से ये देश बिल जो है वो आगे पास नहीं हो पा रहा था। फाइनली कॉमर्स डिपार्टमेंट जो है वो अब कुछ नए चेंजेस प्रपोज करने वाला है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि अब फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ नो ऑब्जेक्शन to the clause of allowing the units to sell in domestic market by paying import duties or input consumed and not to on finished product। तो हालांकि जो डिफरेंसेस थे फाइनेंस मिनिस्ट्री के टैक्स को लेकर के, टैक्स इम्प्लीकेशंस को लेकर के, सेलिंग को लेकर के, फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना था कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो यूनिट्स हैं उनको डोमेस्टिक मार्केट में सेल करने की परमिशन ना दी जाए, उससे स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो पर्पस है, जो देश बिल का जो पर्पस है वो हॉल्ट होगा। इसके अलावा टैक्स लगाने को, जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसको लेकर के भी मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री और कॉमर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट था। वो सारे कन्फ्लिक्ट ऐसा कहा जा रहा है रिजॉल्व हो गए और फाइनली जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है वो कुछ चेंज करने वाला है देश बिल में, और जो रिवाइज प्रपोजल आएगा वो कैबिनेट को सेंड किया जाएगा और हो सकता है बहुत जल्द ही कैबिनेट उसमें जो है वो मंजूरी दे दे। इसके अलावा जो नया लेजिस्लेशन प्रपोज किया जा रहा है उसमें पॉजिटिवली
नेट फॉरेन एक्सचेंज NEE से रिलेटेड जो क्राइटेरियन है, जो प्रायर रिक्वायरमेंट फॉर सीजर यूनिट की, उसको रिमूव करने की बात हो रही है। कई सारे क्लॉजेस हैं, जब ये डिटेल में देश बिल आएगा तब हम इसको डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप, स्ट्रॉन्गर मिस इन्फो नॉर्म्स ऑन कार्ड फॉर सोशल मीडिया फ्लो। तो जो स्टैंडिंग कमेटी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, दैट इज कंसीडरिंग अ सेट ऑफ रिकमेंडेशन और स्ट्रॉन्गर लॉ। तो जो मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर जो फ्लोट होती है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, डिफेमेटरी इन्फॉर्मेशन, ऑप सीन्स जो हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखने को मिलते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स या स्ट्रॉन्गर नॉर्म्स को स्टैंडिंग कमेटी कंसीडर कर रही है, ऐसा कहना है सोर्सेस का। और अगर स्टैंडिंग कमेटी को लगता है तो दीज मेजर्स में कम अप बिफोर पार्लियामेंट इन द विंटर सेशन। अपकमिंग विंटर सेशन में स्टैंडिंग कमेटी जो है वो अपने कई सारे क्वेश्चंस जो हैं डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, कई सारे जो स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स हैं उनको प्रपोज कर सकती है। अभी रिसेंटली हमने डिस्कस भी किया था कि स्टैंडिंग कमेटी ने कई सारी जो बड़ी बड़ी डिजिटल मीडिया कंपनीज हैं, सोशल मीडिया कंपनीज हैं, उनको बुलाया भी था, उनसे कई सारे क्वेश्चंस भी किए थे इस मिसलीडिंग ऑप्शंस इंफॉर्मेशन को लेकर के। और ऐसा कहा जाए कि प्रोबेबली अपकमिंग विंटर सेशन में जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगी इस पर्टिकुलर केस को लेकर के, इस पर्टिकुलर इशू को लेकर के। तो अगर वो स्टैंडिंग कमेटी के रिकमेंडेशन मान ली जाती हैं तो हमें अपकमिंग टाइम में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिस इंफॉर्मेशन, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, ऑब्सीन्स और डिफेमेटरी इंफॉर्मेशन को लेकर के बहुत स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स अपकमिंग रूल्स में, अपकमिंग नॉर्म्स में देखने को मिल सकते हैं। और ये इसका इम्पैक्ट हमें यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, कू, शेयर चैट, डेली हंट जैसे प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट पर देखने को मिल सकता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप, मारुति क्रैंक्स अप कैपेक्स विद ₹1.25 ट्रिलियन 8-year plans that we have already discussed in Mint ने आज ये न्यूज फ्रंट पेज पर कवर करी है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट विद 3,60,000 sites, India is in world's top 3-5 ecosystem in just a year। तो ये इंटरव्यू है हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव का, उसमें उन्होंने बताया किस तरीके से 5G टेक्नोलॉजी इंडिया में इमर्ज कर रही है और उस पर्टिकुलर इमर्जेंस और पेनिट्रेशन के बाद इंडिया वर्ल्ड की टॉप 3 5G इकोसिस्टम कंट्रीज की लिस्ट में आ गया है। अदर टॉप 2 कौन है? चाइना और यूएसए। नन अदर देन चाइना और यूएसए। चाइना यूएसए के बाद इंडिया इज ऑन थर्ड लिस्ट इन टर्म्स ऑफ द 5G इकोसिस्टम। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो दिस इंटरव्यू इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, अदरवाइज जो की पॉइंट है वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप, इन Q1 अर्बन जॉबलेसनेस लीस्ट इन 5 years। तो इंडिया का जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो क्वार्टर 2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 यानी इस पर्टिकुलर क्वार्टर में फॉल कर गया है, जो कि पिछले क्वार्टर में 6.8% था और उससे फॉल करके 6.6% हो गया। और ऐसा कहा जा रहा है कि 5 सालों का सबसे कम जॉबलेसनेस का परसेंटेज है। और ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमें लेबर मार्केट में एक सस्टेन्ड इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है। किसी भी कंट्री के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। अगर इंडियन इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, स्पेशली अगर अर्बन सेगमेंट, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि हमारी सस्टेन्ड ग्रोथ इंडियन इकोनॉमी में है। तो एज पर द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS डेटा गेट रिलीज बाई NSO। आप याद रखेंगे PLFS डेटा कौन रिलीज करता है? NSO रिलीज करता है। मंडे को उस डेटा के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन करंट वीकली स्टेटस टर्म्स डिक्लाइन टू देयर 5 years low, especially in urban area. So that is all for today, students. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.